यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर है जो आपके 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। इस मॉडल पेपर में वो सभी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। एक ये वायरल मॉडल पेपर है जिसके सभी प्रश्न आपके फंसने की संभावना है बच्चों। इस पेपर का कोड है 301HL और बच्चों आपका जो पूर्णांक होगा साहित्यिक हिंदी पेपर का वो 100 अंकों का होगा। और परीक्षा में आपको बच्चों समय मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट। पंद्रह आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। और बच्चों इस प्रश्न पत्र में बच्चों 2 खंड होंगे, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे खंड का को देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पूरे मॉडल पेपर का जो आंसर है एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उत्तर के साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सभी लोग पूरा वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे और अपने साथियों को शेयर जरूर करेंगे। बच्चों आपको बता दें कि जो खंड का है, खंड का जो पहला और दूसरा प्रश्न है, पहले और दूसरे प्रश्न में 5-5 MCQs पूछे जाएंगे, यानी कुल मिला के 10 MCQs आएंगे, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। और वो सभी बहुविकल्पीय प्रश्न आपका हमारे मॉडल पेपर से आपके एग्जाम में सारे फंस जाएंगे। तो कृपया सभी लोग पूरी वीडियो को देखेंगे और सभी मॉडल पेपर के वीडियो को जरूर देखेंगे। तो बच्चों पहला का वाला प्रश्न हम यहाँ पे देख रहे हैं। पहले का है छायावाद के कवि नहीं है। छायावाद के कवि नहीं है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में दे रखा है, आपको उन कवि का नाम बताना है जो छायावाद के नहीं है। प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद, पंत मतलब सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा और दिनकर। तो छायावाद के कवि कौन नहीं है? तो रामधारी सिंह दिनकर जो है वो छायावाद के कवि नहीं है, बल्कि आपके जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा ये छायावाद के स्तंभों में माने जाते हैं। जबकि रामधारी सिंह दिनकर जो है ये छायावाद के कवि नहीं है, ये प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं। ठीक है, जिन्हें अनल का कवि भी कहा जाता है, दिनकर जी को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कंकाल उपन्यास के लेखक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंकाल उपन्यास के लेखक हैं। तो बच्चों कंकाल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो कंकाल उपन्यास जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है। कंकाल जयशंकर प्रसाद का यथार्थवादी उपन्यास है। कैसा उपन्यास है बच्चों? ये यथार्थवादी उपन्यास है। जबकि जो प्रेमचंद्र जी हैं यहाँ पे देखेंगे तो प्रेमचंद जो है अपने गोदान और गबन, गबन और गोदान, कौन से? गबन और गोदान, गबन और गोदान उपन्यास के लिए ये फेमस है। गबन और गोदान ध्यान रखेंगे। फिर बच्चों हम यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे। नहीं, इसमें हम यशपाल का ले रहे हैं। ठीक है, तो यशपाल का भी जो है उपन्यास है वो कौन सा है? झूठा सच। क्या है बच्चों? झूठा सच। ये किसका है? यशपाल का उपन्यास है। बाकी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, तो उन्होंने तार सप्तक का संपादन किया था, ये भी पूछा जाता है। तो बच्चों यहाँ से इतने सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पहला का गा वाला है बच्चों। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल। तो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश के द्वारा लिखित एक नाटक है। ये आधुनिक हिंदी का नाटक माना जाता है। ठीक है, और जबकि जो है हाँ, ये जो नाटक है आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है और ये महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन किस पर आधारित है? महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित है। चलिए पहले का घा वाला प्रश्न अब देखते हैं। पहले का घा है अंधा युग के लेखक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंधा युग के लेखक हैं तो बिल्कुल धर्मवीर भारती जी हैं। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे, आपको कमेंट करके बताना है बच्चों, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम बताना है। जयशंकर द्वारा महाकाव्य लिखित महाकाव्य का नाम बताना है और उस महाकाव्य के उपसर्गों की संख्या भी बतानी है। ये कई बार प्रश्न बना हुआ है, ये आप कमेंट करके बताएंगे बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अंगा वाला है। पहले का अंगा हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे आ गया है। नहुस, कंकाल, परीक्षा गुरु, गबन। तो हिंदी का जो प्रथम मौलिक नाटक है बच्चों वो नहुस है। और इसकी जो रचना की थी वो किसने लिखा है? गोपाल चंद गिरधर दास द्वारा ये रचा गया है और इसे हम हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक मानते हैं। ठीक है, गोपाल चंद्र गिरधर दास। ठीक है, ये किनके पिता थे? किसके पिता थे, यानी किस कवि के ये पिता थे? आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और परीक्षा गुरु को बता दें तो परीक्षा गुरु से प्रश्न ये बनता है बच्चों, परीक्षा गुरु आपका हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का बच्चों, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चों? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है।
ठीक है। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि परीक्षा गुरु किसके द्वारा लिखित है, ठीक है, और साथ ही में कमेंट में बताएंगे कि गबन किसके द्वारा लिखित उपन्यास है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। दूसरे का वाला है, साकेत का प्रमुख पात्र है। तो साकेत का जो प्रमुख पात्र है वो उर्मिला है, ठीक है। साकेत का प्रमुख पात्र कौन है? उर्मिला है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत का मुख्य जो पात्र है वो उर्मिला है, यानी लक्ष्मण जी की पत्नी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रेमचंद किस विधा के प्रमुख लेखक हैं? प्रेमचंद्र किस विधा के प्रमुख लेखक हैं? बिल्कुल, किस विधा के प्रमुख लेखक हैं? तो कहानी विधा के बच्चों, कहानी के लिए प्रसिद्ध है प्रेमचंद की कहानियाँ, ठीक है। प्रेमचंद को हम कथा का सम्राट बोलते हैं, ठीक है, यानी कहानी का सम्राट इनको कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारत भारती के कवि हैं। भारत भारती के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, पंत, निराला। दिनकर मतलब रामधारी सिंह दिनकर, पंत मतलब सुमित्रानंदन पंत, और निराला, ठीक है। तो भारत भारती के जो कवि हैं बच्चों मैथिली शरण गुप्त हैं। पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। गुनाहों का देवता के लेखक हैं। गुनाहों का देवता के लेखक हैं तो धर्मवीर भारती जी हैं। गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती है। और गुनाहों का जो देवता है ये धर्मवीर भारती का सबसे लोकप्रिय उपन्यास है। क्या है ये बच्चों? तो ये एक उपन्यास है, ठीक है, ये एक उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निराला का वास्तविक नाम है। निराला का वास्तविक नाम है तो निराला जो है का वास्तविक नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ठीक है। छायावाद के क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं। छायावाद के ये क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं। बाकी आपको सुमित्रानंदन पंत और रामधारी सिंह और महावीर प्रसाद द्विवेदी ये भी आपके जो महान कवियों में से आते हैं, लेकिन निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। बहुत ही इजी प्रश्न हो गया यहाँ पे। फिर बच्चों हम यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या तीसरा जो देखेंगे वो तीसरा गद्यांश पर आधारित प्रश्न होता है। गद्यांश पर आधारित प्रश्न होता है। यहाँ पे आपके 2 गद्यांश ऑप्शन में आएंगे बच्चों। एक गद्यांश को आपको अटेम्प्ट करना है और प्रत्येक गद्यांश में जो है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 2 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार आपका 10 नंबर का गद्यांश आता है। और सेम पैटर्न आपका पद्यांश के लिए भी होता है। सेम ही पैटर्न आपका पद्यांश के लिए होता है। तो पद्यांश में भी आपके 2 पद्यांश पूछे जाएंगे और प्रत्येक पद्यांश में 5 प्रश्न होगा, प्रत्येक 2 मार्क्स का होगा। तो 10 नंबर का आपका पद्यांश आता है, यानी तीसरा नंबर वाला गद्यांश प्रश्न होगा, प्रश्न संख्या चौथा पद्यांश होगा। पैटर्न दोनों का सेम होगा, कोई एक ही अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हम गद्यांश ले रहे हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार ये मोस्ट रिपीटेड पद्यांश है। अशोक का वृक्ष भारतीय जीवन और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। इसकी शाखाओं पर खिलने वाले फूल न केवल अपनी सुंदरता से मन को आकर्षित करते हैं बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी जागृत करते हैं। अशोक के फूलों में करुणा, कोमलता और सौंदर्य का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। लेखक के अनुसार यह वृक्ष मनुष्य के दुख और शोक को दूर कर उसे मानसिक शांति प्रदान करता है। इसी कारण भारतीय परंपरा में अशोक वृक्ष को पवित्र और मंगलकारी माना गया है। तो देखिए अशोक शब्द कई बार आया है, इसका मतलब ये कहाँ से लिया गया है? तो अशोक के फूल से नामक पाठ से ये अवतरित पद्यांश है, इंपॉर्टेंट पद्यांश है। पद्यांश बोल रहा हूँ, गद्यांश है। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताना है बच्चों। तो पाठ का नाम है अशोक के फूल और लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब यहाँ पे हम रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे जो आपके अंडरलाइन वर्ड हैं सब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको क्या करना है? व्याख्यात करना है। रेखांकित अंश में लेखक यह स्पष्ट करता है कि अशोक का वृक्ष केवल एक प्राकृतिक वस्तु नहीं बल्कि वह मानवीय भावनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसके फूल मनुष्य के मन में करुणा, कोमलता और सौंदर्य बोध उत्पन्न करते हैं तथा दुख और शोक को दूर करने की क्षमता रखते हैं। इसकी क्या हो गई? व्याख्या हो गई। तीसरा प्रश्न ये पूछा गया बच्चों कि अशोक के फूलों में किन गुणों का समन्वय बताया गया है? तो अशोक के फूलों में करुणा, कोमलता और सौंदर्य का समन्वय बताया गया है। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न है कि लेखक के अनुसार अशोक का वृक्ष मनुष्य को क्या प्रदान करता है? तो लेखक के अनुसार अशोक का वृक्ष मनुष्य को मानसिक शांति प्रदान करता है और उसके दुख व शोक को दूर करता है। फिर बच्चों पांचवा प्रश्न है कि भारतीय परंपरा में अशोक वृक्ष को कैसा माना गया है और क्यों? तो भारतीय परंपरा में अशोक वृक्ष को पवित्र और मंगलकारी माना गया है क्योंकि यह शोक को दूर करने वाला तथा शांति प्रदान करने वाला वृक्ष माना जाता है। इस प्रकार आपको यहाँ से 10 में 10 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट अथवा में है तो आपको करना कोई एक ही है, लेकिन यहाँ पे अथवा में भी सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश लिया गया है। दोनों आप तैयार करेंगे तो आपका एक ना एक बोर्ड परीक्षा में जरूर आ जाएगा।
यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट जो दूसरा गद्यांश है हमारा, राष्ट्र केवल भूमि का टुकड़ा नहीं होता बल्कि वह एक जीवंत चेतना है। उसमें रहने वाले लोगों की भाषा, संस्कृति, परंपराएं और भावनाएं मिलकर राष्ट्र को स्वरूप प्रदान करती हैं। राष्ट्र की आत्मा उसके नागरिकों की एकता, त्याग और सहयोग की भावना में निवास करती है। जब लोग संकीर्ण स्वार्थ से ऊपर उठकर समष्टि के हित के लिए कार्य करते हैं तभी राष्ट्र सुदृढ़ और महान बनता है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। इस प्रकार लिखने पे आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश में लेखक ने स्पष्ट किया कि राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके नागरिकों में निहित होती है। जब नागरिकों में आपसी एकता, त्याग और सहयोग की भावना होती है तभी राष्ट्र जीवंत और सशक्त बनता है। केवल भौगोलिक सीमा राष्ट्र की पहचान नहीं होती बल्कि नागरिकों के चरित्र और भावनाएं ही राष्ट्र की आत्मा होती हैं। लेखक के अनुसार राष्ट्र किसे कहते हैं बच्चों? तो लेखक के अनुसार राष्ट्र केवल भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि भाषा, संस्कृति, परंपरा और भावनाओं से बनी एक जीवंत चेतना है। चौथा प्रश्न है बच्चों, राष्ट्र को महान और सुदृढ़ कौन बनाता है? तो नागरिक जब संकीर्ण स्वार्थ से ऊपर उठकर सामूहिक हित के लिए कार्य करते हैं तब राष्ट्र महान और सुदृढ़ बनता है। पांचवा प्रश्न है बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है? तो लेखक ने राष्ट्र के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप पर प्रकाश डाला है जिसमें नागरिकों की एकता और नैतिक मूल्य प्रमुख है। फिर बच्चों चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब देखिए यहाँ पे पद्यांश आ गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पद्यांश हम ले रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में रिपीट होगा। मैं नीर भरी दुख की बल्ली, स्पंदन में चिन्ह होता, पल पल में आकुल पीड़ा है, क्षण क्षण में करुण कथा है, जो पीड़ा मेरी अंदर है वह जग से आज अनकही है। उपयुक्त पद्यांश के पाठ और कवियत्री का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है बच्चों मैं नीर भरी दुख की बदली और कवियत्री है इसकी महादेवी वर्मा। रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो आपकी शुरुआत की एक लाइन है वो इसकी हमें व्याख्या करना है, मैं नीर भरी दुख की बदली। ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या है कि रेखांकित अंश में कवयित्री ने स्वयं को दुखों से भरी हुई बादल के रूप में बताया है। उनके जीवन में करुणा, वेदना और पीड़ा निरंतर बनी हुई है। यह पंक्ति कवयित्री के संवेदनशील और अंतर्मुखी स्वभाव को व्यक्त करती है। कवयित्री के जीवन में किस प्रकार की भावना व्याप्त है? तो कवयित्री के जीवन में करुणा, दुख और आत्म पीड़ा की भावना व्याप्त है। कवयित्री अपनी पीड़ा को जग से क्यों नहीं कह पाती हैं? तो कवयित्री की पीड़ा गहरी और व्यक्तिगत है इसलिए वह उसे जग से व्यक्त नहीं कर पाती हैं। फिर अंगा वाला प्रश्न है बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सी रसात्मक भावना व्यक्त हुई है? तो प्रस्तुत पद्यांश में करुण रस की भावना व्यक्त हुई है। अथवा में देखेंगे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपे, ऊधो ये वियोग के वचन बतराओ ना, कहे रत्नाकर दया करे दरस दीनो, दुख दरबे को तोपे अधिक बढ़ाओ ना, टूक टूक है मन मुकुर हमारो हाय, चूक है कटोर नैन पाहन चलाओ ना, एक मनमोहन तो बसी के उजारियो मोहि, हिये में अनेक मनमोहन बसाओ ना। उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है उधो प्रसंग और कवि हैं इसके जगन्नाथ दास रत्नाकर। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गोपियाँ लजाती हैं कि हे उधो, आप वियोग की बातें करके हमारे दुख को और अधिक मत बढ़ाओ। ऐसा करने से हमारा मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए भूल से कठोर वचन रूपी पत्थर मत चलाइए। गाँव वाला प्रश्न बच्चों, श्री कृष्ण ने मथुरा से किसे संदेश देने के लिए भेजा है? तो श्री कृष्ण ने मथुरा से ऊधो को संदेश देने के लिए भेजा है। घाव वाला प्रश्न बच्चों, गोपियाँ ऊधो से मन रूपी दर्पण के बारे में क्या कहती हैं? तो गोपियाँ ऊधो से मन रूपी दर्पण के बारे में कहती हैं कि हे ऊधो, हम गोपियों के मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इसलिए आप कठोर वचन रूपी पत्थर ना चलाए। इस प्रकार आपको 2 नंबर मिलेंगे। बैन पाहन शब्द का क्या अर्थ है? तो बैन पाहन शब्द का अर्थ वचन रूपी पत्थर है। यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर देखिए 5वें के कास में जो आएगा आपका जीवन परिचय आएगा, एक लेखक का जीवन परिचय और एक आपका कवि का। तो यहाँ लेखक का जीवन परिचय देते हुए इनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। 5 नंबर का पूछा जाएगा, 80 शब्दों में आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे 3 मैंने लिख रखे हैं, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, APJ अब्दुल कलाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन तीनों में से आप एक प्रिपेयर कर लो, एक ना एक आपका एग्जाम में ज़रूर फंसेगा। अब आपको एग्जाम में लिखना कैसे है? तो कुल इसी प्रकार लिखना है जैसे कि मैंने लिख रखा है यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। यहाँ पे इस प्रकार लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे पॉज करके पढ़ लीजिए। साहित्यिक परिचय यहाँ पे लिखेंगे, ये भी पॉज करके पढ़ लीजिए। अगर हम इनकी निबंध की बात करें तो इनका निबंध है राष्ट्र का स्वरूप, भारत की सांस्कृतिक कहानी, पृथ्वी पुत्र, संस्कृति और जीवन। इतिहास एवं संस्कृति की बात करें तो भारत की बौद्धिक परंपरा, भारतीय संस्कृति के मूल तत्व। फिर बच्चों यहाँ पे आ जाइए खा वाला। तो खा में भी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालना है।
तो यहाँ पे हमने बच्चों 3 कवि लिखे हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। इनमें में से किसी एक का आपका जरूर एग्जाम में फंस जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का लिख रखा है, तो ऐसे ही आप हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय देंगे और साहित्यिक परिचय देंगे। और उसके बाद इनकी रचनाएं हैं, तो इनकी कृष्ण चरित्र है, रासलीला है, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम प्रलाप, प्रबोधिनी। नाटक सत्य की बात करें तो हरिश्चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नीला देवी, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा ना बहुत, ये इनकी क्या हो गई, रचनाएं हो गई बच्चों। और इनके निबंध हैं, कश्मीर कुसुम, सुलोचना, मदालसा, लीलावती, इनके निबंध भी हैं। फिर छठा प्रश्न जो आता है बच्चों, आपकी बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, या फिर अथवा में पूछा है पंचलाइट अथवा खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे हमने खून का रिश्ता कहानी का उद्देश्य लिख रखा है बच्चों, यहाँ पे 80 शब्दों में लिखा है, ऐसे ही पढ़ लीजिए, एज इट इज ऐसे ही एग्जाम में लिखना है। फिर सातवां प्रश्न आपका स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। तो जो भी खंडकाव्य आप पढ़ रहे हैं, आपके जिले में जो भी खंडकाव्य चल रहा है, उस खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर आपको अटेंड करना है बच्चों। जैसे कि अगर आप रश्मि रथी पढ़ रहे हो, या फिर त्यागपति, या फिर श्रवण कुमार, या फिर मुक्ति यज्ञ, या फिर सत्य की जीत, या फिर आप आलोक वृत्त, जो भी आप खंड का पढ़ रहे हो उसका प्रश्न का उत्तर आपको 80 शब्दों में देना है। ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। फिर खंड खा में हम आते हैं बच्चों, तो खंड खा में जो 8वें का वाला प्रश्न है वो संस्कृत गद्यांश पर आधारित होता है। यहाँ पे संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। संदर्भ के बच्चों 2 नंबर मिलेंगे और अनुवाद करने के 5 नंबर। इस प्रकार 7 नंबर आपको गद्यांश से, और यही पैटर्न आपका पद्यांश में भी है। यहाँ पे हमने सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश लिया है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में फंस सकता है बच्चों। तथा काका सर्वान परीक्षा संबोधि अवदत्त, यहाँ पे लिख रखा है गद्यांश। तो उपयुक्त गद्यांश के आधार पर मुझे इस गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के जातक कथा पाठ के उलूक जातकम खंड से यह अवतरित है, जिसका यहाँ पे हिंदी में अनुवाद लिखा है बच्चों, मैं पढ़ देता हूँ। तब कौवे ने सभी पक्षियों को संबोधित करते हुए कहा, उल्लू रात में विचरण करने वाला है, वह दिन में नहीं देख सकता। राजा को सदा प्रजा का पालन करना चाहिए, जो सब कुछ नहीं देख सकता वह शासन कैसे करेगा, इसलिए उल्लू राजा नहीं होना चाहिए। कौवे की बात सुनकर सभी पक्षी सहमत हो गए। फिर देखिए यहाँ अथवा में जो है सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश दे रखा है। तथा महर्षि दयानंदा समाजे व्याप्तान अंधविश्वासान कुप्रश्चात दृष्ट्वा दुखिता अभवत, स वेदानां प्रचाराय सत्य धर्मस्य प्रतिष्ठान पानाय च सततम प्रयत्नं कृतवान। ठीक है, ये दिख रखा है। उपयुक्त गद्यांश के यहाँ पे आधार पर मुझे बताना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के महर्षि दयानंदा नामक पाठ से यह अवतरित है, और जिसका हिंदी अनुवाद है कि तब महर्षि दयानंद ने समाज में फैले अंधविश्वासों और कुप्रथाओं को देखकर दुख प्रकट किया। उन्होंने वेदों के प्रचार और सत्य धर्म की स्थापना के लिए निरंतर प्रयास किया। ईश्वर भक्ति, स्त्री शिक्षा और जाति भेद का विरोध इनकी मुख्य शिक्षाएं थी। उनके उपदेशों से समाज में नई चेतना जागृत हुई। फिर यहाँ पे देखेंगे बच्चों ने लिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी का संस्था संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पद्यांश हमने ले लिया है बच्चों, ये आप जरूर तैयार करना। इस पद्यांश के आधार पर मुझे क्या लिखना है, इसका संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के ऋतुवर्णम नामक पाठ के वर्षा खंड से यह अवतरित है, और यहाँ पे इसका अर्थ लिख रखा है कि घने बादलों की गर्जना से प्रसन्न होकर नदियाँ, जिनके तट जल से भर गए हैं, मेघों से प्रेरित सुंदर वेग के साथ नया जल तीव्र गति से बहाने लगा है। इस प्रकार आपको 7 नंबर एग्जाम में मिल जाएंगे। फिर बच्चों यहाँ पे हमने दूसरा जो है श्लोक लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक जो आपकी परीक्षा में आ सकता है। इसको भी आपको पढ़ना है और इसी प्रकार इसका संदर्भ लिख के अनुवाद लिखना है। 7 नंबर का आपको यहाँ मिलेंगे, लेकिन दोनों में से कोई एक ही आपको अटेंड करना है। फिर जो आपका 9वां प्रश्न आता है बच्चों, संस्कृत में प्रश्न उत्तर होते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 प्रश्न उत्तर लिख दिए हैं। इन चारों प्रश्न उत्तरों को याद कर लो, आपका हो सकता है बोर्ड परीक्षा में यहाँ से फंस जाए। फिर यहाँ पे देखिए बच्चों आपका रस छंद अलंकार 6 नंबर के आता है, 2-2 नंबर करके। तो वीर रस की परिभाषा लिखिए और एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है परिभाषा, पॉज करके लिए पढ़ लीजिए। और यहाँ पे हमने उदाहरण भी लिखा है, ध्रुव तारा सा अडिग वह सैनिक धनुष उठाकर दुश्मनों को चीरता। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जब किसी पद या वाक्य में एक ही स्वर या अक्षर को बार बार दोहराव करके उसे सौंदर्यपूर्ण और प्रभावशाली बनाया जाता है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण है चंचल चितवन चंचल हृदय। ठीक है, फिर इसी प्रकार आपको चौपाई या हर गीत का छंद को साधारण परिभाषा कीजिए, 2 नंबर का आएगा, ये भी आपको तैयार करना है। 9 नंबर का आपका निबंध आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने जो निबंध लिखा है, भविष्य निर्माण में विद्यार्थी जीवन का महत्व। तो कुछ इसी प्रकार आपको बोर्ड परीक्षा में निबंध लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है भूमिका, फिर हेडिंग डालेंगे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, फिर ज्ञान अर्जन और भविष्य, फिर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता नहीं पा सकता, ठीक है, सफलता,
चरित्र निर्माण में भूमिका, सॉरी यहाँ पे डालेंगे चरित्र निर्माण में भूमिका, सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी, और फिर सफल भविष्य के लिए योजना, और फिर निष्कर्ष। तो इस प्रकार ये पूरा आपका निबंध खत्म हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे तो आपको 9 में से 8 नंबर जरूर प्राप्त हो जाएंगे। विद्यापीठा का संधि विच्छेद है तो विद्या प्लस पीठा, आ वाला सही हो जाएगा। अग्निदेव का संधि विच्छेद है बच्चों तो अग्नि प्लस देव, आ वाला सही हो जाएगा। महादेव का संधि विच्छेद है तो महा प्लस देवा, आ वाला सही हो जाएगा। सत्यशील में समास है बच्चों तो सत्यशील में अव्ययी भाव समास है। नीलकांत में समास है बच्चों तो कर्मधारय समास है। ठीक है, फिर आपका 13वां प्रश्न आता है कि अपने क्षेत्र के पार्क को विकसित कराने के लिए नगर निगम के मुख्य उद्यान निरीक्षक को एक पत्र लिखना होगा। तो कुछ इसी प्रकार लिखेंगे यहाँ पे, सेवा में मुख्य उद्यान निरीक्षक महोदय, नगर निगम का नाम, अपने क्षेत्र के पार्क को विकसित कराए जाने के संबंध में। महोदय, सबने निवेदन है कि मैं आपके नगर के वार्ड संख्या का निर्माण का निवासी हूँ। हमारे क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक पार्क वर्तमान में अत्यंत उपेक्षित अवस्था में है। ये पूरा इस प्रकार लिख करके मैटर लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे धन्यवाद, फिर भवदीय, अपना नाम की जगह लिखना क, ख और ग, पता नहीं लिखना है आपको, XYZ, दिनांक डाल देना। ठीक है, तो इस प्रकार आपका पत्र यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा यहाँ पे देखिए, विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखना। तो यहाँ पे ये भी पत्र मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर चौथा प्रश्न आता है बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये वाला, जैसा कि यहाँ पे देखेंगे कटुता में कौन सा धातु है बच्चों, तो कटु धातु है और प्रत्यय की बात करेंगे तो तल प्रत्यय है। प्रभुता में जो बच्चों प्रभु धातु है और प्रत्यय कौन सा है, इसमें भी तल प्रत्यय है। और गता में गम धातु है और इसमें जो प्रत्यय है वो उक्तक प्रत्यय है, उक्तक प्रत्यय है। ठीक है, फिर शब्द का प्रत्यय बताना, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। तो महत्ता में बच्चों तल प्रत्यय है, महत प्लस तल। पठिता में जो है पठ प्लस ता, पठि प्लस उत्ता, पठिता उत्ता प्रत्यय है। प्रेषिता में क्या है, इसमें भी प्रेषिता में भी ताक प्रत्यय है। फिर है यहाँ पे व्यक्ति तथा संबंधित नियम, रेखांकित पदों में मानते हो कि पदों में, ठीक है, रेखांकित पदों में किसी एक पद में प्रयुक्त व्यक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। जैसे आकाशा छात्र समम स्नाति, तो देखिए यहाँ पे तृतीया विभक्ति है। कौन सी विभक्ति बच्चों, तृतीया विभक्ति है। और संबंधित नियम को बताना है तो सहयुक्ते प्रधाने, सहयुक्ते प्रधाने ये नियम हो गया। ठीक है, इसके अनुसार जो होगा आपका तृतीया विभक्ति आएगी। श्री गणेशाय नमः में आपका चतुर्थी विभक्ति आएगी। ठीक है, श्री गणेशाय नमः में चतुर्थी विभक्ति आएगी। तो इस प्रकार आपको ग्रामर आएगा एग्जाम में। जो मैं बता रहा हूँ यही सब कोई ना कोई आपके एग्जाम में जरूर आ जाएगा।